देखो इसमें कहते हैं ना कि बौद्ध धर्म। बिहार में धर्म और सुधार आंदोलन कहते हैं बौद्ध और जो दोनों जैन दोनों ही धर्मों का उद्गम स्थल बिहार रहा है। बिहार में बौद्ध धर्म और भगवान बुद्ध। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में नेपाल स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम गौतम और सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक कन्या से उनका विवाह हुआ। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक कन्या से उनका विवाह हुआ और 28 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से उन्हें एक राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। 29 वर्ष की आयु में वे घर छोड़कर चले गए और इस घटना को महाभिनिष्क्रम कहा जाता है। गृह त्याग के बाद ज्ञान की खोज में भटकते राजगृह पहुंचे। गौतम के प्रथम 2 गुरु हुए अलार कलाम और उद्रक रामपुत्र। 35 वर्ष की आयु में वे निरंजना नदी के किनारे उरुवेला नामक स्थान वन में पहुंचे और वहां 5 ब्राह्मण साथियों के साथ घोर तपस्या की, परंतु कोई फल नहीं मिला। तत्पश्चात वे गया पहुंचे, जहां पर साधना के 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा को एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उस पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष और उस स्थान को बोध गया और बुद्ध तथा उस गौतम को बुद्ध और उस घटना को संबोधि कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें 40 वर्ष तक मगध, सारनाथ, वैशाली आदि के क्षेत्र में अपने धर्म का प्रचार किया। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश प्रवचन सारनाथ में दिया और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उनके उपदेश अत्यंत सरल थे और उसमें सर्वप्रथम 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन हुआ था। संसार में दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण संभव है। ठीक है ना, संभव है। इसके लिए उपाय है। दुख दूर करने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक साधन पर उन्होंने जोर दिया। नैतिक आचरण को शुद्ध करने के लिए बुद्ध ने 10 शीलों का आदेश दिया, जिसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य, नित्यगान का त्याग, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, कोमल विस्तर का त्याग, कामिनी कांचन का त्याग शामिल था। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर नामक स्थान पर बुद्ध का महापरिनिर्वाण देहावसान हुआ। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस संगति में सूत्र पिटक और अभिनय पिटक, सुत्त पिटक यानी धर्म का सिद्धांत और विनय पिटक यानी आचरण के नियमों को संकलित किया गया। द्वितीय बौद्ध संगति कलाशोक के शासनकाल में वैशाली में 383 ईसा पूर्व में सभाकामी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में 250 ईस्वी में और मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में संपन्न हुई। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में प्रथम सदी ईस्वी सन में कश्मीर के कुंडग्राम में वासुमित्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस चतुर्थ बौद्ध संगति के पश्चात बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बिहार में संपन्न बौद्ध संगति कौन सी थी? प्रथम जो थे बौद्ध संगति थी वो राजगृह में हुई, सप्तपर्णी गुफा में, और 483 ईसा पूर्व के लगभग हुई थी। इसके अध्यक्ष जो थे वो सभाकामी थे और शासक उस वक्त जो थे प्रथम बौद्ध संगति के समय वो अजातशत्रु थे और उस वक्त सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई थी। द्वितीय लगभग वैशाली में हुई थी। द्वितीय लगभग 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। सभाकामी उसके अध्यक्ष थे। कलाशोक शासक था और बौद्ध धर्म 2 भागों में स्थाविर और महासंगिक में विभाजित हो गया। द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। सभाकामी उसके अध्यक्ष थे। कलाशोक शासक थे। बौद्ध धर्म के 2 भागों में स्थाविर और महासंगिक में विभाजित हो गया। तृतीय क्रम जो था तृतीय बौद्ध संगति थी, इसका आयोजन लगभग 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में हुआ था। मोगलीतिपुत्र जो है अशोक था उसके शासक और इसके अध्यक्ष थे। मोगलीतिपुत्र थे। अभिधम्म पिटक की रचना संघ भेद रोकने के लिए बनाए गए नियम थे। बिहार से बाहर हुई बौद्ध संगति जो थी चतुर्थ बौद्ध संगति थी। ये कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। वासुमित्र इसके उपाध्यक्ष थे और कनिष्क इसके शासक था और विभाषा शास्त्र नामक टीका को संकलित किया गया था। बौद्ध मत 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में बट गया था। ठीक है ना, 2 बार बटा, एक बार हीनयान महायान में और एक बार स्थाविर और महासंगिक में। गौतम बुद्ध से संबंधित व्यक्ति कौन थे? जैसे कि प्रजापति गौतमी थी, ये उसकी माता थी। ठीक है, चन्ना जो है इसका सारथी था
और अलार कलाम जो थे इसके प्रथम गुरु थे। चुंद पावा का लोहार था जो सुनार था, जिसके यहाँ बुद्ध ने भोजन भक्षण किया, जिसके कारण उन्हें अतिसार रोग हो गया और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। कंठक कौन था? गौतम बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। उद्रक उद्रक क्या था? रामपुत्र उद्रक बुद्ध के द्वितीय गुरु थे। उद्रक बुद्ध के द्वितीय गुरु थे। कौंडिन्य या कौंडिन्य, भद्दी या भद्रिक, बप्पा और बशपा और महानामा और अस्सीजक और अश्वजीत गौतम बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य थे, जिन्हें उन्होंने सारनाथ में सर्वप्रथम दीक्षित किया था। बिंबिसार अजातशत्रु मगध नरेश प्रसन्नजीत कौशल शासक था। प्रसन्नजीत कौशल का शासक था। बिंबिसार अजातशत्रु मगध का नरेश था। उदयन जो था कौशाम्बी का शासक था। गौतम बुद्ध के वो शिष्य राजा थे। उसके बाद आता है बिहार में जैन धर्म और महावीर स्वामी। देखो, गौतम बुद्ध के 10 प्रमुख अनुयायी और भिक्खु कौन कौन थे? गरिजन थे, मोगल्लना थे और सुभूति थे, पूर्ण मैत्रायनी थे पुत्र थे, और उसके बाद कात्यायन थे, अनिरुद्ध थे, उपाली थे, राहुल थे, आनंद थे। गौतम बुद्ध की 3 भिक्खुनी कौन कौन थी? प्रजापति, गौतमी, खेमा और उपलावन। बिहार में जैन धर्म और महावीर स्वामी। बिहार की धरती पर जैन धर्म का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, जबकि 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर हुए। जैन धर्म के प्रवर्तक वर्धमान महावीर थे। लिच्छवी वंश से संबद्ध महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के समीप कुंड ग्राम में क्षत्रिय जातृक क्षत्रिय कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कुंडग्राम के राजा थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो एक लिच्छवी राजकुमारी थी। उसकी पत्नी का नाम यशोदा था, जिसे उन्हें प्रियदर्शना नामक पुत्री हुई थी। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। 12 वर्ष की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई। 42 वर्ष की आयु में वे जुम्बिका ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञानेंद्रियों को जीतने के कारण वे कैवल्य की प्राप्ति के पश्चात महावीर, जिन, विजेता, आहत और निग्रंथ कहलाए। इसी कारणवश उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म जैन धर्म कहलाया। ठीक है ना, जैन धर्म कहलाया। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार किया तथा चंपा, मिथिला, वैशाली, राजगीर में भ्रमण किया। महावीर के अनुसार सभी प्राणियों के प्रति हिंसा का व्यवहार अनिवार्य है। उनके अनुसार ईश्वर का अस्तित्व नहीं है और आत्मा की मुक्ति संयमित जीवन से ही संभव है। जैन धर्म में मुक्ति की प्राप्ति के लिए त्रिरत्नों, सम्यक जीवन, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र का पालन अनिवार्य है। महावीर ने जैन धर्म का प्रचार करने के लिए एक संघ संगठित किया तथा उसने अपने प्रधान शिष्य इंद्रभूति को धर्म प्रचार का दायित्व सौंपा। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में राजगृह के निकट पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति हुई। जैन धर्म में 2 संगीतज्ञों का आयोजन किया गया। प्रथम जैन संगति का आयोजन 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा के स्थूलभद्र में की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस संगति के पश्चात जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर। द्वितीय जैन संगति का आयोजन 5वीं सदी ईस्वी में गुजरात के बल्लभी के देववर्धी क्षमाश्रम और 21 जैन तीर्थकरों में पारसनाथ में निर्वाण प्राप्त किया था। 21 जैन तीर्थकरों ने पारसनाथ में निर्वाण प्राप्त किया था। देखो, जैन धर्म के 24 तीर्थकर थे। ऋषभदेव, आदिनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, पदम प्रभु, पार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरिनाथ, मल्लीनाथ, मुनि, सुब्रत, नेमिनाथ, अरिष्ट, नेमि, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ वैदिक कर्मकांड और देववाद के कटु आलोचक थे। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बताया। नारियों को भी अपने संप्रदाय में प्रवेश दिया। वे तप और संयम पर विशेष बल देते थे। उनके द्वारा प्रतिपादित 4 सिद्धांत थे: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। महावीर स्वामी के महत्वपूर्ण उपनाम थे: निग्रंथ, जात्रिक पुत्र, नयपुत्र, कासव। जैन धर्म में सांसारिक तृष्णा बंधन से मुक्ति को निर्वाण कहा जाता है। जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे: श्वेतंबर और दिगंबर। 300 ईसा पूर्व में मगध में लगातार 12 वर्षों तक वार्षिक अकाल पड़ने पर स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही निवास करने वाले और श्वेतंबर वस्त्र धारण करने वाले जैन भिक्षु श्वेतांबर कहलाए, जबकि अकाल के समय जैन आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में मगध छोड़कर श्रवण बेलगोला चले जाने वाले जैन दिगंबर कहलाए। वे दिगंबर अपने को शुद्ध बताते थे और नग्न रहते थे। जैन मत के सप्तभंगी सिद्धांत से आत्मवाद और अनेकांतवाद का में ज्ञान के 7 स्वरूप बताए गए हैं। निर्वाण जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 322 से 298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में जैन धर्म के उपदेशों को संकलित करने के लिए एक महासभा का आयोजन किया गया था। प्रथम जैन महासभा। इस जैन महासभा
सभा जिस जैन के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ और इस महासभा का दक्षिण जैनों भद्रबाहु आदि ने बहिष्कार किया। जैनों ने अपने धर्मोपदेश के लिए सामान्य बोलचाल की भाषा प्राकृत को अपनाया और धार्मिक ग्रंथ अर्धमगही भाषा को संकलित किया। ठीक है, संकलित किया। जैन मुनि हेमचंद्र ने अपभ्रंश भाषा का पहला व्याकरण तैयार किया। जैनों ने बाद में संस्कृत और कन्नड़ भाषा में भी प्रचुर मात्रा में लेखन का कार्य किया। जैन धर्म के अनुयायियों ने कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। इन्होंने अनेक गुफाओं का निर्माण करवाया, जैसे उदयगिरी की बाघ गुफा, मंदिर एलोरा की इंद्र सभा आदि। जैन मतावलंबी भी बौद्धों की भांति आरंभ में मूर्ति पूजक नहीं थे, लेकिन कालांतर में प्रथम सदी ईस्वी के बाद से महावीर और अन्य तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा की जाने लगी। 11वीं और 12वीं सदी में जैन कला काफी विकसित हुई। आधुनिक काल में श्रवण बेलगोला गोमतेश्वर की 17 फुट ऊंची मूर्ति की रचना ग्रेनाइट पत्थर से काटकर की गई है। देखो, बिहार में इस्लाम धर्म और सूफी सिलसिला। सूफी संतों के प्रयास से बिहार में इस्लाम का पर्याप्त प्रचार प्रसार हुआ। बिहार में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले के सूफी आए। बिहार में सबसे पहले आने वाले सूफी संतों में शाह महमूद बिहारी और सैयद ताजुद्दीन प्रमुख थे। बिहार आने वाले सूफी सिलसिले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण फिरदौसी सिलसिला था। फिरदौसी सिलसिला के सर्वाधिक लोकप्रिय संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी थे। उनका जन्म 1290 में मनेर में हुआ था। मखदूम शरफुद्दीन मनेरी के पिता मखदूम यहिया मनेरी थे, जो सोहरवर्दी सिलसिले के सूफी संत थे। मखदूम शरफुद्दीन मनेरी का निधन 1381 में बिहार शरीफ में हुआ था। उनका मकबरा आज भी पटना के निकट मनेर में अवस्थित है। विभिन्न सूफी संतों ने धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव, मानव सेवा, शांतिपूर्ण अस्तित्व का उपदेश दिया। उनके उपदेशों की जानकारी उनके पत्रों के संकलन मकतूबात सदी और उनकी रचनाओं अदाबुल मुरीदीन और मदनुल मानी से मिलती है। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक संत कबीर दरिया साहिब का जन्म एक मुसलमान दर्जी परिवार में डुमराव में हुआ था। डुमराव के निकट धरखंडा गांव भोजपुर में तथा उनका निधन 1780 में हुआ था। अहमदिया संप्रदाय बिहार में 1893 में आया। भागलपुर के हसन अली के नेतृत्व में यह आंदोलन जोर शोर से चला। बुकानंद के अनुसार 19वीं शताब्दी में दरियापंथी संप्रदाय की लोकप्रियता बरकरार थी तथा उस समय उसके अनुयायियों की संख्या 20,000 थी। उस समय इस संप्रदाय के प्रधान टेकदास थे। यह संप्रदाय हिंदू और मुसलमान संप्रदाय में समन्वय का पक्षधर था। दरखंडा में इसका प्रधान केंद्र था, जहां नवाब मीर कासिम ने उसे 101 बीघा करमुक्त भूमि प्रदान की थी, अनुदान में दी थी। बिहार में सिख धर्म और गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक ने बिहार के गया और पटना और राजगीर, मुंगेर, भागलपुर, केलगांव आदि जगह की यात्राएं की। गुरु नानक ने बिहार के गया, पटना, राजगीर, मुंगेर, भागलपुर, केलगांव आदि जगहों की यात्राएं करते हुए सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर थे, जो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध बिहार में आए। ये सासाराम और गया होकर पटना आए। पटना निवास के क्रम में ही उन्हें असम की तरफ प्रस्थान करना पड़ा। फलतः वे अपनी पत्नी गुजरी देवी को भाई कृपाल चंद के संरक्षण में पटना में ही छोड़ गए। कुछ समय बाद माता गुजरी देवी ने पटना में 26 दिसंबर 1666 को गुरु गोविंद सिंह को जन्म दिया। बुकानंद के अनुसार 1812 में बिहार में सिखों की संख्या लगभग 50,000 थी। 1812 ईस्वी में बुकानंद के अनुसार बिहार में सिखों की जो संख्या थी वो लगभग 50,000 थी और गोविंद दास, हरदयाल दास और उदय दास उनके प्रमुख धर्म प्रचारक थे। 1857 के विद्रोह में बिहार के सिखों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम रोमन कैथोलिक पादरियों ने किया था और 1620 में जहांगीर के आदेश पर पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना हुई। बिहार के एक मुगल गवर्नर मुकर्रम खान द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने की चर्चा भी मिलती है। 18वीं शताब्दी के आरंभ में 1707 में दो पादरी, फादर डोमिनिक और फादर फ्रांसिस, पटना से तिब्बत और नेपाल की यात्रा की और वहां धर्म प्रचार के प्रयास किए। 1713 में पटना सिटी में ईसाइयों का पहला चर्च निर्मित हुआ और अभी भी ये इमारत उसके पास के इलाके को पादरी की हवेली कहते हैं। आधुनिक काल में 19वीं सदी में बिहार में बड़े पैमाने पर ईसाई लोगों ने प्रवेश किया। लोगों ने विशेष रूप से प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश किया। ईसाई धर्म के प्रचार हेतु अधिक संगठित और सुनियोजित ढंग से काम 1846 के बाद आरंभ हुआ, जब एस्टेशियन हॉटमैन नामक पादरी
को इस काम के लिए पटना में पदस्थापित किया गया। पटना के साथ साथ बेतिया, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया ऐसे प्रयास शीघ्र ही आरंभ हुए। कालांतर में इन गतिविधि का प्रसार छोटा नागपुर के आदिवासी क्षेत्रों में भी हुआ और उनके प्रयास को काफ़ी सफलता मिली। कैथोलिक संप्रदाय के अलावा प्रोटेस्टेंट मेथोडिस्ट और अन्य ईसाई संप्रदाय भी बिहार में लोकप्रिय हुए। इन संप्रदायों से संबद्ध अनेक मिशन चर्च संगठन सक्रिय रहे। स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं में इन संगठनों की स्वैच्छिक सेवाएं प्रशंसनीय रही। देखो, बिहार में धर्म और समाज सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन का बिहार पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। हिंदू समाज में नव जागरण लाने में ब्राह्य समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ब्राह्य समाज, देखो, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत और ब्राह्य समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय का बिहार से संबंध रहा था। उन्होंने पटना में रहकर उर्दू और फारसी की तालीम हासिल की थी तथा ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी रामगढ़ से प्रारंभ की थी। उर्दू और फारसी पढ़ने के बाद इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करी और कहाँ की, सबसे पहले रामगढ़ में की। उनके सहयोगियों में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से पटना और गया में ब्राह्य समाज की शाखा स्थापित की गई। डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष के द्वारा भागलपुर में 1866 में ब्राह्य समाज की शाखा स्थापित की गई। पहली बार बिहार में ये पहली शाखा थी, परंतु शीघ्र ही पटना, मुंगेर, जमालपुर और अन्य नगरों में भी इसकी शाखाएं खुली। हिंदू धर्म को अंधविश्वास से मुक्त करने और नैतिक आचरण और एकेश्वरवादी विश्वास पर बल देने में इस आंदोलन का मुख्य योगदान रहा। समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्रों में भी प्रगति लाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। बिहार में इसके प्रमुख नेताओं में गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय, हरि सुंदर बोस, शिव चंद्र बनर्जी, D.N. सेन, रजनीकांत गुहा, बजरंग बिहारी लाल, निवारण चंद्र मुखर्जी और कामिनी देवी के नाम शामिल हैं। देखो, आर्य समाज की स्थापना के तुरंत बाद इसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने बिहार की यात्रा की थी। सबसे पहले वे बक्सर आए, उसके बाद डुमरांव और आरा पहुंचे। डुमरांव में वे हरबंस सहाय और जयप्रकाश लाल के घर रुके। उसके बाद पटना, मुंगेर, भागलपुर और छपरा उनके यात्रा क्रम में शामिल हुआ। पटना में पंडित राम जीवन भट्ट के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ। तत्पश्चात मुंगेर और भागलपुर, छपरा होते हुए वे मुंबई चले गए, परंतु भोलानाथ जी और माखनलाल के आग्रह पर उन्होंने दूसरी बार दानापुर की यात्रा 30 अक्टूबर 1859 को की। बिहार में पहला आर्य समाज मंदिर 1885 में दानापुर में स्थापित हुआ। आरा, पटना, सीवान, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, रांची और भागलपुर आदि नगरों में इसकी शाखाएं स्थापित हुई। शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में इस आंदोलन का प्रमुख योगदान रहा। जाति प्रथा और अनावश्यक कर्मकांडों का विरोध करने के साथ महिलाओं के उद्धार और शिक्षा के विकास पर इस आंदोलन ने विशेष ध्यान दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने राष्ट्रीय चेतना को पल्लवित करने और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए युवकों को प्रेरित किया। आर्य समाज के प्रमुख बिहारी नेताओं में बालकृष्ण सहाय, पंडित अयोध्या प्रसाद, डॉक्टर केशव देव शास्त्री, भवानी दयाल सन्यासी, राजगुरु धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित देवदत्त, पंडित वेदव्रत और पंडित रामानंद शाह आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। आर्य समाज के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया तथा गो रक्षा समिति आदि का गठन एवं प्रसार किया गया। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस ने सिर्फ एक बार 1868 में बिहार की यात्रा की और देवघर पधारे। इसके बाद स्वामी विवेकानंद द्वारा अप्रैल 1886 में गया, 1890 में भागलपुर और देवघर और 1902 में बोधगया। बिहार की यात्राएं की। बिहार में रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे रख्ता राम, मथुरा प्रसाद। रख्ता राम कुछ समय तक दक्षिणेश्वर मंदिर में भी रहे। 1920 में पहली बार रामकृष्ण मिशन की शाखा बिहार की जमशेदपुर, अब झारखंड में स्थापित हुई। पटना और देवघर, झारखंड में इसकी शाखाएं 1922 में खुली। अध्यात्म और शिक्षा के प्रचार में इस संस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार में इसके प्रमुख नेता में जतीन्द्रनाथ मुखर्जी और डॉक्टर राजेश्वर ओझा के नाम उल्लेखनीय हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कर्नल ऑलकॉट ने सर्वप्रथम 1883 में और थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे कर्नल ऑलकॉट ने सर्वप्रथम 1883 में और एनी बेसेंट के साथ 20 जनवरी 1894 को बिहार की यात्राएं की थी। उस समय पटना में यह आंदोलन पल्लवित हो रहा था। 1904 तक इसकी शाखाएं भागलपुर, गया, आरा, बांकीपुर, दरभंगा, पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी,
छपरा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, देवघर आदि में संगठित हो चुका था। बिहार में इसके प्रमुख नेता मधुसूदन प्रसाद, रामाश्रय प्रसाद, बैजनाथ सिंह, परमेश्वर दयाल, रघुवीर प्रसाद, सरफराज हुसैन खान, पुनिंदर नारायण सिन्हा आदि थे। पेशे से वकील श्री सिन्हा 1919 से 1923 ईस्वी तक थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के महासचिव भी रहे। ये संस्था ने धार्मिक समन्वय, सांप्रदायिक भाईचारे और आध्यात्म के विकास में योगदान दिया। होम रूल आंदोलन के माध्यम से श्रीमती एनी बेसेंट ने स्वतंत्रता संग्राम को भी नई प्रेरणा प्रदान की, जिसका प्रभाव देश में और बिहार में भी महसूस हुआ। देखो फिर क्या कहता है कि मुसलमानों में धर्म और समाज सुधार क्या था। आधुनिक बिहार में मुस्लिम समाज में शिक्षा के प्रसार हेतु 1872 में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना मौलवी इमदाद अली खान द्वारा की गई थी। 1873 में गया और पटना में इसकी शाखाएं खुली। उन दिनों बिहार के मुसलमानों में धर्म और समाज सुधार के प्रयास का मुख्य केंद्र पटना में था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वहाबियों के माध्यम से ये प्रयास प्रारंभ हुआ। उन्होंने इस्लाम धर्म के मूल उपदेशों पर आचरण का आह्वान किया और धर्म में बिदअत अथवा विकार का विरोध किया। इस उद्देश्य से उन्होंने शैक्षणिक संस्थाएं गठित की जहां पारंपरिक इस्लामी शिक्षा प्रदान करने की जाती थी, और ऐसी संस्थाओं में सबसे पहले पटना का मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन 1890 से 91 में मौलाना अब्दुर रहीम द्वारा स्थापित किया गया। 1891 में पटना में खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना हुई। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहारी मुसलमानों में भी राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई और 1917 में मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने बिहार में जमीयतुल उलेमा हिंद की शाखा संगठित की। खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में बिहार के मुसलमानों की एक महत्वपूर्ण संस्था इमारत शरिया स्थापित हुई। इसके संस्थापक भी मौलाना मोहम्मद सज्जाद थे। इसका मुख्यालय पटना के निकट फुलवारी शरीफ में स्थित है। इसके द्वारा मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और सामाजिक कार्यों को संचालित करने और सुनियोजित करने के प्रयास किए गए। देखो बिहार आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री कौन कौन से थे। सबसे पहले मेगास्थेनीज थे। मेगास्थेनीज 315 ईसा पूर्व में मैसिडोनियाई विजेता सिकंदर के पश्चिमी एशियाई प्रदेश के क्षत्रप सेल्यूकस का दूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, जहां वह लगभग एक दशक तक रहा। भारत के बारे में उसने इंडिका नामक पुस्तक में चर्चा की है। ये रचना उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्रवर्ती इतिहासकारों ने अपनी रचनाओं में इसके उद्धरण पेश किए हैं जो सुरक्षित हैं। इसमें पाटलिपुत्रा नगर और उसके प्रशासन की विस्तृत चर्चा है। मेगास्थनीज के समय में यह नगर अर्थात पाटलिपुत्रा या पोलीब्रोथा लगभग 200 वर्ष पुराना हो चुका था। मेगास्थनीज के अनुसार राजभवन नगर के मध्य में था और सुंदर उद्यानों से घिरा हुआ था, जिसमें छोटे छोटे तालाब और झरने की व्यवस्था की गई थी। इंडिका के कुछ तथ्य क्या हैं। इंडिका में पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा गया है। इसके अनुसार यह शहर भारत का सबसे बड़ा और भव्य शहर था, जो 80 स्टेडिया यानी कि 9.5 मील लंबा और 15 स्टेडिया यानी 1.65 मील चौड़ा था। ये गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था। इसके अनुसार ये सूसा और एकबताना के नगरों से सुंदर था। इसकी सुरक्षा के लिए एक गहरी खाई, जिसकी चौड़ाई 60 फीट 600 फीट और गहराई 45 फीट थी। ये एक सुरक्षात्मक दीवार थी जिसमें 64 दरवाजे और 570 मीनारें थी। नगर प्रशासन एक 30 सदस्यीय बोर्ड द्वारा संचालित होता था। उक्त बोर्ड में 6 समिति में विभाजित थी और इस बोर्ड के सदस्य सामूहिक रूप से सार्वजनिक भवनों की देखभाल, नगर की सफाई आदि को भी देखरेख करते थे। ये सदस्य अष्टनेमयी कहे जाते थे। डिमोक्लिस हो गया। डिमोक्लिस देखो, डिमोक्लिस क्या था कि चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार के दरबार में डिमोक्लिस या डायमेकस भी सीरिया के ग्रीक यूनानी शासक सेल्यूकस के दूत के रूप में लंबी अवधि तक रहा। उसके द्वारा लिखा गया कोई वृत्तांत यद्यपि उपलब्ध नहीं है, किंतु प्रवर्ती क्लासिक लेख स्ट्रैबो ने इस बात का उल्लेख किया 64 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी किया है कि डायमेकस ने पाटलिपुत्रा के और भारत के बारे में एक वृत्तांत लिखा था। संप्रति पाटलिपुत्रा में उसके निवास से पता चलता है कि हिंद यूनानी शासक से मैत्रीपूर्ण संबंध इस काल में भी रहे थे। फाहियान देखो, फाहियान का जन्म चीन के वुयांग नामक स्थान में हुआ था। वह चीनी यात्री 399 में भारत आया 411 तक यहीं रहा। उसका उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों को खोजना था। वह पाटलिपुत्रा में 3 वर्षों तक रहा। उसके अनुसार शहर में महायान हीनयान संप्रदाय के 2 भव्य बौद्ध विहार थे, जिनको 600 से 700 भिक्षु रहते थे जिनमें भव्य 600 से 700 भिक्षु रहते थे। उन बौद्ध भिक्षुओं की विद्वता के कारण देश विदेश के लोग आकर उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे। फाहियान के अनुसार मगध एक समृद्ध राज्य था। यहाँ उसने ब्राह्मणों की रथ यात्रा देखी, जिसमें देव प्रतिमाओं को सुसज्जित रथों में रखकर निकाला जाता था। हर साल की दूसरी महीने की 8वीं तारीख को बुद्ध और बौद्धिस्त्व की शोभा यात्रा 20 रथों पर सजा कर निकाली जाती थी।
ये नालंदा और राजगीर भी गया, जहाँ उसने गुदकुट पहाड़ी का दर्शन किया। गुदकुट पहाड़ी का दर्शन करते समय वह इतना भावुक हो गया कि फूट फूट कर रो पड़ा। उसके बाद युआन चुआंग ह्यूनसांग और ह्यूइंत्सांग युआन चुआंग ह्यूनसांग जो था वो हर्षवर्धन का समकालीन चीनी यात्री था, जो भारत 630 से 644 ईस्वी तक रहा। सीयूकी उसकी यात्रा वृत्तांत पर आधारित पुस्तक है। उसके अनुसार नालंदा उत्तरी भारत में उच्च शिक्षा का केंद्र था। यहाँ विदेशों से भी विद्यार्थी आते थे और उस समय यहाँ 8,576 और 1,510 आचार्य थे। यहाँ धर्म, व्याकरण, तर्कशास्त्र, विज्ञान, चिकित्सा की शिक्षा उपलब्ध थी। नालंदा उच्च विद्यालय में प्रवेश कठिन था। आने वाले छात्रों को पहले द्वार पंडित को साक्षात्कार देना पड़ता था। प्रवेश प्राप्त करने से पहले साक्षात्कार में उत्तीर्ण होना आवश्यक था। ह्यूनसांग के अनुसार उस समय कन्नौज अपने उत्कर्ष पर था और पाटलिपुत्र अपनी भव्यता खो चुका था। कुछ ग्रामों का समूह भर रह गया था। इत्सिंग देखो 7वीं शताब्दी का दूसरा चीनी यात्री था। ये 673 ईस्वी में भारत आया और 692 तक यहीं रहा। उसने नालंदा महाविहार में शिक्षा भी प्राप्त की। उसके अनुसार नालंदा में उस समय 5,000 भिक्षु रहते थे, जिसमें उसने विक्रमशिला महाविहार के संबंध में भी चर्चा की है। हेको यह दक्षिण कोरिया का एक बौद्ध भिक्षु था, जो 8वीं शताब्दी 704 से 780 ईस्वी में आया था। उसने अपने संस्करण में पिलग्रिमेज टू 5 किंगडम्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। हेको ने पिलग्रिमेज टू 5 किंगडम्स ऑफ इंडिया के नामक पुस्तक लिखी। एशिया के पास समृद्ध और सड़क मार्ग एशिया के आसपास समृद्ध सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले हेको को कोरियावासी प्रथम विश्वव्यापी कोरियावासी मानते थे। उसमें कहता है धर्मस्वामिन बौद्ध भिक्षु धर्मस्वामिन 13वीं शताब्दी में भारत आया था। वह तिब्बत से नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया था। उसके अनुसार यहाँ तुर्कों के आक्रमण होते रहते थे। उसके वर्णन में एक महत्वपूर्ण जानकारी ये मिलती है कि 1197-98 के बीच नालंदा महाविहार का विनाश बख्तियार खिलजी के हाथों हुआ। मुल्ला तकिया अकबर के शासनकाल में इसने जौनपुर से बंगाल की यात्रा की। इसका विवरण बिहार के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्ययन स्रोत है, लेकिन उसकी पूर्ण प्रति सुरक्षित नहीं है। केवल कुछ अंश जो उर्दू में अनुवादित है और कुछ प्रकाशित हो चुके हैं अब उपलब्ध है। उनमें उत्तर बिहार, खासकर दरभंगा क्षेत्र के संबंध में विस्तृत चर्चा है। रॉल्फ फिच हो गया अंग्रेजी यात्री, जिसने 1585-87 के बीच मुगल साम्राज्य की यात्रा की। आगरा से बंगाल जाते समय वह बिहार से गुजरा था। उसने पटना की चर्चा की। उसके अनुसार पटना में लोग ज़मीन खोदकर सोने खोजा करते थे। उसने पटना के वस्त्र, अफीम और चीनी उद्योग का भी वर्णन किया था। उसके अनुसार यहाँ के निवासी, विशेषकर महिलाओं में अंधविश्वासपूर्ण आचरण विद्यमान था। अब्दुल लतीफ़ ईरानी यात्री था। वह 1600 ईस्वी में बिहार आया। उसने गंगा नदी मार्ग से आगरा से राजमहल तक की यात्रा की। उसने चौसा, सासाराम, पटना, मुंगेर राजमहल का वर्णन किया। उसकी यात्रा वृत्तांत की मूल प्रति अनुपलब्ध है, लेकिन उसके कुछ अंश अंग्रेजी में अनुवादित हैं। मोहम्मद सादिक ईरानी यात्री था, जो अपने पिता के साथ पटना आया था। लगभग 4 वर्ष तक यहाँ रहा। उसके पिता 1619 से 20 में पटना के दीवाने खालिसा नियुक्त किए गए थे और उसने पटना की सुंदरता और उसके गौरव का वर्णन किया। उसके साथ ही यहाँ के विद्वानों की भी चर्चा की है, प्रसिद्ध विद्वानों की भी चर्चा की है। उसके वृत्तांत का नाम सुबह ए सादिक है। पीटर मुंडी ये अंग्रेज़ों का व्यापारिक अधिकारी था, जो शाहजहाँ के आरंभिक शासनकाल में भारत आया था। वह यहाँ 1628 से 34 तक रहा। 1632 में वह पटना आया, क्योंकि उस समय ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। उसने विशेषकर नगरवासियों, सामंतों के बारे में लिखा। उसने एक विशेष प्रकार की कश्तियों, मयूरपंखी का वर्णन किया तथा सैफ खान के बनाए गए सराय और जन कल्याण संबंधी उपायों की भी चर्चा की है। उसके अनुसार पटना उस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समृद्ध केंद्र था, जहाँ बड़ी संख्या में मंगोल, ईरानी और अर्मेनियाई व्यापारी बसे हुए थे। मंगोल था, ईरानी था और अर्मेनियाई व्यापारी बसे हुए थे। मैनरिक हो गया हॉलैंड का ये यात्री 17वीं शताब्दी में के पूर्वार्ध 1612 में पटना आया था। इसके अनुसार पटना की जनसंख्या 2 लाख थी, जहाँ भव्य इमारतें, मस्जिदें थी और जहाँ लोग खुशहाल थे। पटना व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जहाँ लाखों रुपए के सराफा कारोबार होते थे। यहाँ पटना में अत्यंत सुंदर सूती वस्त्र उत्पादित होते थे, जिनका ईरान और मध्य एशिया में निर्यात होता था। मनुची और मनुक्की नामक ये इटालियन यात्री शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया था। वह 17वीं शताब्दी के मध्य में पटना आया था और उस काल में बिहार का वर्णन करता है। ट्रैवेनियर जो एक फ्रांसीसी यात्री था, 1665 से 66 में पटना आया था। वह बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था, लगान आदि के साथ साथ व्यापार तथा पटना में
हॉलैंड निवासियों द्वारा शोरे व्यापार की भी चर्चा करता है। डचों की उसकी भेंट यहाँ अर्मेनियाई व्यापारी से भी हुई। इसके अनुसार पटना का व्यापार भूटान, असम, त्रिपुरा जैसे दुर्गम क्षेत्रों से भी होता था। जॉन मार्शल अंग्रेज यात्री मार्शल जो चिकित्सक था, 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध 1670-71 में पटना आया था। उसने पटना नगर की बनावट, रहन सहन, यहाँ के चिकित्सकों, संगीतज्ञों और फकीरों और दरवेशों की चर्चा की है। उस समय 1670-71 में यहाँ भीषण अकाल पड़ा था। उसके अनुसार अनाज बहुत महंगे थे तथा इस अकाल में पटना के निकटवर्ती क्षेत्रों में 1.15 लाख लोग मारे गए थे। मुल्ला बेबहानी वह एक ईरानी धर्माचार्य था जो 19वीं शताब्दी में बिहार आया था। उसने मुर्शिदाबाद के राजमहल, भागलपुर, मुंगेर, पटना, सासाराम की यात्राएं की। इन नगरों के सभी पहलुओं का वर्णन किया है। बेबहानी ने कई बार बिहार की यात्राएं की। बाद में वह पटना में ही बस गया। उसने पटना को जमीतुल हिंद, भारत का स्वर्ग कहा। वह पटना के नवनिर्माण और अजीमाबाद का नामकरण का भी उल्लेख करता है। राजकुमार अजीम द्वारा किया गया था। उसने पटना के सैफ खान के मदरसे की चर्चा ईरान में सुनी थी। उसके यात्रा वृतांत का नाम मीरतुल अहवाल है। बिशप हीवर ये अंग्रेज पादरी था जो 1824 में बंगाल से नदी मार्ग द्वारा यात्रा करते हुए बिहार पहुंचा था। नदी से गुजरते हुए उसने पटना के मनोरम दृश्य का अवलोकन और वर्णन किया था। विदेशों से संपर्क और व्यापार। मौर्य वंश के शासनकाल में ग्रीस, सीरिया, मैसिडोनिया, मिस्र, श्रीलंका आदि देशों के साथ राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध बना हुआ था। उन देशों के राजदूत नियमित रूप से पाटलिपुत्रा आते जाते रहते थे। नंद राजाओं के समय में मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली और आर्थिक दृष्टि से बेहद समृद्धशाली साम्राज्य बन गया था। हिमालय पार के देशों से उनका व्यापारिक संबंध था। साइबेरिया की ओर से वे स्वर्ण मंगाते थे। नंद वंश के शासक पश्चिम एशियाई देशों से झगड़े की मध्यस्थता करने की इच्छा रखते थे। बिहार के प्राचीन शिक्षा केंद्र कौन कौन से हैं? जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में चर्चित रहा है। हिमसंग के अनुसार इसकी स्थापना गुप्त सम्राट शकादित्य, जिसकी पहचान कुमार गुप्त प्रथम 415 से 454 ईस्वी के रूप में की गई है, ने बौद्ध धर्म के प्रति अपनी गहरी आस्था को प्रदर्शित करने के लिए की थी। इस विश्वविद्यालय के बारे में अधिकतम जानकारी के मुख्य स्रोत चीनी यात्री हिमसंग और ऋषिसिंह के विवरण, कन्नौज नरेश यशोवर्मन के नालंदा अभिलेख है। कुमार गुप्त के पुत्र बुद्धगुप्त ने भी वहाँ एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। आगे चलकर कुमार गुप्त के पुत्र बुद्धगुप्त सम्राट हर्षवर्धन ने भी यहाँ एक विहार बनवाया था। हर्षवर्धन के समय में नालंदा महाविहार एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान के रूप में विख्यात हो गया था। यहाँ अध्ययन के लिए भारत के अलावा जावा, तिब्बत, चीन, कोरिया, श्रीलंका के छात्र प्रवेश लेते थे। इस विश्वविद्यालय में सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन बौद्ध धर्मों की महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्नोदधि, रत्नासागर, रत्न रंजन नामक 3 भवनों में धर्म गज्जज नामक विशाल पुस्तकालय अवस्थित था। 9 मंजिला पुस्तकालय भवन एक दर्शनीय स्थापत्य कृति थी। शिलभद्र यहाँ के प्रख्यात कुलपति रहे थे। धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, प्रभामित्र, जनमित्र, दिग्नाथ, ज्ञानचंद्र, नागा अर्जुन, वसुबंधु, असंग, धर्मकृति आदि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने नालंदा महाविहार को 200 ग्राम दान स्वरूप दिए थे। जावा एवं सुमात्रा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव ने यहाँ एक मठ बनवाया तथा उसके निर्वाह के लिए अपने मित्र बंगाल के पाल शासक देवपाल से नालंदा में एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त की। उस मंदिर की देखरेख के लिए देवपाल ने 5 गांव आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में दिया। देखो, बख्तियार खिलजी के आक्रमण से 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में नालंदा विश्वविद्यालय विनष्ट हो गया। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार नामक नगर अथवा बिहार शरीफ का प्राचीन नाम था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल 730 से 749 ईस्वी ने किया। वहाँ रक्षित, चंद्र कृति और धर्म रक्षित और सिद्धशील रक्षित उदंतपुरी विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्वान थे। महारक्षित, चंद्र कृति, धर्म रक्षित एवं शील रक्षित उदंतपुरी विश्वविद्यालय के विद्वान थे। इसके समृद्धि काल में यहाँ 1000 विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। यहाँ के प्रमुख विद्यार्थियों में अतिश दीपांकर श्रीमान था, जिसने बौद्ध धर्म का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया था। यह बुद्ध द्वारा आविष्कृत बौद्धचुकी लिपि प्रचलित थी। 13वीं सदी के आरंभ में बख्तियार खिलजी के पुत्र मोहम्मद ने इसे नष्ट कर दिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के ब्रजियान शाखा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण की शिक्षा प्रदान की जाती थी।
वर्तमान भागलपुर शहर से लगभग 24 मील पूर्व की ओर ये पत्थर घाट नामक पहाड़ी स्थित विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने 775 और 800 ईस्वी में की थी। इस विश्वविद्यालय के महान विद्वानों में रक्षित, विरोचन, ज्ञानभद्र, तेजारी, जेतारी, रत्नाकर, ज्ञान श्री मिश्र, अभयंकर गुप्त, तथागत, रत्न ब्रज आदि नाम प्रमुख थे। दीपंकर श्री ज्ञान यहाँ के प्रतिष्ठित विद्वान एवं विश्वविद्यालय के कुलपति थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 6 महाविद्यालय थे तथा प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवेश दंड द्वार पंडित द्वारा अभ्यर्थियों की परीक्षण किए जाने की परंपरा थी। इस परंपरा में सफल होने के उपरांत ही किसी भी का महाविद्यालय में प्रवेश संभव होता था। इस विश्वविद्यालय को भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया तथा इस घटना का उल्लेख समकालीन इतिहासकार मिनहाजुल सिराज ने अपने ग्रंथ तबकात-ए-नासिरी में किया था। तिलक महाविद्यालय तिलक मगध में प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। ठीक इस महाविद्यालय का उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग ने अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। ये महायान संप्रदाय का केंद्र था। इसके प्रसिद्ध विद्वान प्रज्ञाभद्र थे। तिलक महाविद्यालय की स्थापना का श्रेय हर्यक वंश के शासक को जाता है। नालंदा के समीप तिल्लास गांव के रूप में इस महाविद्यालय की पहचान की गई है। नालंदा विश्वविद्यालय 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने नए अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रेरित किया। 2007 में बिहार विधानमंडल में इस विवि की स्थापना संबंधी प्रस्ताव लाया गया तथा इसी वर्ष सेंटर ग्रुप का गठन हुआ। 2007 और 2009 में लाओस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों ने इसके पुनर्निर्माण में सहयोग की इच्छा प्रकट की। 2010 में संसद में इस यूनिवर्सिटी का बिल पास हुआ। 2012 में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को मेंटर ग्रुप का चीफ चुना गया। 2010 में संसद में इस यूनिवर्सिटी का बिल पास हुआ। 2012 में नोबेल प्रोफेसर विजेता अर्थशास्त्र अमर्त्य सेन को मेंटर ग्रुप का चीफ चुना गया। डॉक्टर गोपा सबरवाला को इस विश्वविद्यालय का पहला कुलपति बनाया गया। अमर्त्य सेन को बनाया गया। डॉक्टर गोपा सबरवाला को इस विश्वविद्यालय का पहला कुलपति बनाया गया। 2 विषय हिस्टोरिकल स्टडीज़ और इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की पढ़ाई के साथ इसके प्रथम शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हुई। हालांकि 1 सितंबर 2014 को हुई, किंतु इसका विधिवत उद्घाटन 19 सितंबर 2014 को विदेशी मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा किया गया। 27 अगस्त 2016 को इस विवि का पहला दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। बिहार में लड़े गए प्रथम युद्ध। बिहार में लड़े गए प्रथम युद्ध कौन कौन से थे? ईसा पूर्व 487 ईस्वी में जब अजातशत्रु के राज्य की राजधानी राजगीर थी तो अजातशत्रु और लिच्छवी राज के बीच युद्ध हुआ। इसमें अजातशत्रु विजयी हुआ और इस युद्ध का समर क्षेत्र पाटलिपुत्रा का किला था। ईसा पूर्व 323 में चंद्रगुप्त मौर्य और नंदवंश के आखिरी राजा घनानंद के मध्य पाटलिपुत्रा में युद्ध हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुआ। शुंग वंश का शासन समाप्त होने पर पहली शताब्दी में कनिष्क ने इस काल में प्रकांड विद्वान अश्वघोष को अपने साथ अपनी राजधानी पुरुषपुर पेशावर ले जाने के लिए पाटलिपुत्रा पर आक्रमण कर दिया था। इस विद्वान को अपने साथ ले जाने के लिए संभवतः संपूर्ण विश्व में अब तक का ये एकमात्र युद्ध लड़ा गया था। सन 514 में प्रसिद्ध हुन शासक मेहरकुल ने बालादित्य नरसिंह गुप्त के शासनकाल का मगध पर आक्रमण किया था। सन 514 में भागलपुर क्षेत्र के जंगलों में गुरिल्ला युद्ध में बालादित्य ने मेहरकुल को हराकर बंदी बनाया और संपूर्ण विश्व में संभवतः यह प्रथम छापामार युद्ध था। सन 1600 में नरसिंह गुप्त के वंशज और गौड़ बंगाल के राजा शशांक के मगध क्षेत्र में युद्ध हुआ था और शशांक विजयी हुआ। शशांक ने बौद्ध धार्मिक स्थलों को बुरी तरह नष्ट कर दिया। 1539 में शेरशाह और हुमायूं के मध्य बक्सर के निकट चौसा में युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह विजयी हुआ था। 1573 में अफगान जागीरदार दाऊद खान और अकबर के मध्य युद्ध छिड़ा था, जो पटना के आसपास के क्षेत्रों में 1 वर्ष तक चला था। अगस्त 1574 में अकबर ने जब पटना आकर स्वयं देखा कि घेराबंदी में कुछ कमजोरी है, तब उसने पहलेजा और हाजीपुर पर कब्जा किया। कुछ दिनों के बाद दाऊद खान भाग गया और अकबर विजयी हुआ। इसके पश्चात मानसिंह को बिहार का गवर्नर सूबेदार बनाया गया। 1740 में मराठा जनरल रघुजी भोसले ने बिहार के तत्कालीन सूबेदार गवर्नर हैबत जंग के कार्यकाल में गया और आरा क्षेत्र पर आक्रमण किया। ये केवल लूटपाट करके चला गया। रघुजी भोसले बिहार को लूटपाट कर चला गया और उसका किसी से युद्ध नहीं हुआ। देखो, शाह आलम द्वितीय के सन 1759 में बिहार पर हमला किया। शाह आलम द्वितीय ने सन 1759 में
बिहार पर हमला किया। 1760 में पटना तथा उसके आसपास के क्षेत्र पर शासन करने वाले मुस्तफ़ा खान शासनकाल में जानूजी भोसले ने आक्रमण किया। ये भी लूटपाट कर चला गया। 1763 में पटना में अंग्रेज़ों और मीर कासिम के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें मीर कासिम परास्त हुआ। सन 1764 में बक्सर में बंगाल के नवाब मीर कासिम और दिल्ली के बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना के अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ, जिसमें सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज़ों की विजय हुई। देखो, बिहार की प्रमुख रियासतें कौन कौन सी थी। जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व बिहार में छोटी छोटी अनेक रियासतें थी। मुसलमानों के शासनकाल में इनमें से अनेक का स्वतंत्र अस्तित्व था, परंतु कुछ रियासतों के अधिपति मुसलमान शासक को कुछ कर देते थे। कालांतर में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के पश्चात इन रियासतों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। इनके अधिपतियों की गणना जमींदारों के रूप में की जाने लगी। उस समय बिहार में इन जमींदारों का एक संगठन बिहार लैंड होल्डर्स एसोसिएशन था, जिसके नेता दरभंगा महाराज थे। दो रियासतें खरसांबा और सरायकेला की गणना स्वतंत्रता प्राप्ति के ठीक पूर्व तक देसी राज्यों के रूप में की जाती थी। बिहार में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तक प्रमुख रियासतों की संख्या लगभग 25 थी। जैसे एक रियासत थी श्रीनगर। पूर्णिया के निकट स्थित बनेली राजवंश के पूर्व राजा रुद्रानंद सिंह ने अपने पुत्र राजा श्रीनंद सिंह के नाम पर लगभग 3 मील दूर श्रीनगर बसाया था। श्रीनगर की राजधानी के प्रसाद और पुस्तकालय समस्त उत्तर बिहार में श्रेष्ठ और दर्शनीय माने जाते थे, किंतु 1332 में हुए भयंकर अग्निकांड में सब भस्मीभूत हो गया। गिद्धौर हो गया। मुंगेर के दक्षिण भाग में स्थित इस रियासत की स्थापना 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बुंदेलखंड के चंद्रवंशी राजा वीर विक्रमादित्य ने की थी। इसी राजवंश के 10वें राजा पूरनमल ने वैद्यनाथ में शिव मंदिर बनवाया। अंग्रेज शासकों के आने के बाद यहाँ के राजा गोपाल सिंह से रियासत छीन ली गई। बाद में उनके पोते जयमंगल सिंह ने संथाल विद्रोह के समय अंग्रेज़ों की काफ़ी सहायता की, जिससे प्रसन्न होकर अंग्रेज़ों ने राजा की उपाधि के साथ उन्हें रियासत वापस कर दिया। दरभंगा हो गया। उसके बाद मिथिला। ये भारत का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण राज्य था। यहाँ के महाराजा भारत के सभी जमींदारों में सर्वाधिक धनी और प्रतिष्ठित समझे जाते थे। इस राज्य के संस्थापक महामहोपाध्याय पंडित महेश ठाकुर थे। मुगल सम्राट अकबर ने इनकी विद्वता और वाक्पटुता से प्रभावित होकर उन्हें सम्मान स्वरूप मिथिला का राज्य दिया था। महाराजा शिव सिंह, महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह और महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह और आदि कालांतर में दरभंगा महाराज के अन्य प्रमुख राजा हुए। सूर्यपुरा इस प्राचीन रियासत के अधीश्वर राजा, चूँकि सदा डुमराव नरेश के दीवान रहते आए थे, इसलिए ये दीवान जी की रियासत कहलाती थी। यहाँ दीवान राजकुमार सिंह के समय में इस रियासत की विशेष उन्नति हुई। उसके पुत्र राजा राजेश्वरी प्रसाद सिंह को ही सर्वप्रथम राजा की उपाधि मिली। वह बिहार के एकमात्र कायस्थ राजा थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह हिंदी के विख्यात लेखक हुए। उनके छोटे पुत्र कुमार राजीव रंजन प्रसाद सिंह 1952 में पहले बिहार विधानसभा परिषद के सभापति थे। नरहन सप्तरी नेपाल के सुप्रसिद्ध द्रोणवार राजा पुरादित्य के वंशज गंगा राय ने दरभंगा जिले के सरैसा परगने को जीतकर गंगसरा नामक गांव में अपनी राजधानी बनाई। बाद में सरैसा का गणराज्य उनके वंशजों के बीच बंट जाने के कारण कई छोटी छोटी रियासतें कायम हुई, जिनमें नरहन एक प्रमुख रियासत थी। नरहन की राजमाता की मृत्यु के बाद नरहन का राजा नरहन के राजवंश और काशी के नरेशों के मध्य बंट गया। इस प्रकार आधा नरहन राज काशी नरेश के अधिकार में चला गया। टेकारी गया जिले में स्थित इस रियासत के संस्थापक धीर सिंह के पुत्र सुंदर सिंह ने बंगाल और बिहार के सूबेदार को सासाराम और दरभंगा के युद्धों में सहायता दी थी, अतः उन्हें राजा की उपाधि मिली। कालांतर में यहाँ के राजा मित्रजीत सिंह के निधन के बाद उनके पुत्र के मध्य रियासत बांटी गई। ज्येष्ठ पुत्र कुमार हित नारायण सिंह को 9 आने और कनिष्ठ पुत्र कुमार मेदना राय के सिंह को 7 आने के हिस्से मिले। कुमार हित नारायण सिंह टेकारी के महाराजा थे। अमावा टेकारी के महाराजा कुमार मेदना राय सिंह के 7 आने के हिस्से से पटना जिले के अमावा राज्य कायम हुआ। पटना जिले में अमावा राज्य कायम हुआ। कालांतर में इसके अधिपति राजा हरिहर प्रसाद सिंह बहादुर हुए। उनके राजकुमार का विवाह टेकारी नरेश महाराजा गोपाल चरण सिंह की इकलौती कन्या से हुआ। इस प्रकार बाद में टेकारी और अमावा दोनों रियासतें मिलकर एक हो गई। हथुआ सारण छपरा जिले के वीरसेन ने इस राज्य की स्थापना मुसलमानों के बिहार विजय के पहले की थी। हथुआ इस राजवंश के 27वें राजा खेमकर्ण शाही को मुगल दरबार ने महाराजा बहादुर की उपाधि दी थी। सन 1759 में हथुआ नरेश महाराजा फतेह शाही ने अंग्रेज शासक के विरुद्ध झंडा उठाया। तब कंपनी ने हथुआ पर कब्जा कर लिया था, परंतु इस राजवंश के लोगों ने संघर्ष करते हुए अपना राज कायम रखा।
शुरू में ही इस रियासत की राजधानी होसेपुर नामक गांव में थी, किंतु महाराजा छत्रधारी सिंह शाही के समय में राजधानी वहां से हथुआ लाई गई। बनेली, यह रियासत पूर्णिया जिले में थी। बनेली रियासत जो थी वो पूर्णिया जिले में थी। दरभंगा जिले के बेगानी नवादा गांव में मैथिली ब्राह्मण पंडित गदाधर झा की विद्वता का परिचय पाकर दिल्ली के सम्राट सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक ने उन्हें कुछ गांव जागीर में दी थी। उनकी 10वीं पीढ़ी में चौधरी परमानंद झा को अजीमाबाद के दबाव में दरभंगा जिले का चौधरी और मनसबदार बनाया गया। उनके पुत्र चौधरी दुलार सिंह ने नेपाल युद्ध में ब्रिटिश सरकार की मदद कर राजा की उपाधि और बनेली के आसपास के 7 कोस जमीन प्राप्त किए। डुमराव राजवंश परमार वंशी राजपूत का था। उसी गांव में भोज सिंह और यहाँ प्रथम राजा बने। उसी भोज सिंह के नाम पर डुमराव के पास भोजपुर गांव बसाया गया और रियासत के प्रधान इलाके का नाम भोजपुर परगना रखा गया। कालांतर में भोजपुर राज्य 3 शाखाओं में विभक्त हो गया: डुमराव, जगदीशपुर और बक्सर। बक्सर युद्ध 1764 में डुमराव के तत्कालीन महाराजा जयप्रकाश सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की थी, अतः लॉर्ड हेस्टिंग्स ने उन्हें महाराजा बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। जगदीशपुर सन 1857 में सिपाही विद्रोह के नायक बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर रियासत के अधिपति और जमींदार थे। उनके भाई के वंशज निकटस्थ दिलीपपुर में रहते थे। आरा से करीब 35 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित जगदीशपुर से कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध छोड़े गए संघर्ष का प्रभाव निकटवर्ती उत्तर प्रदेश और नेपाल की तराई में भी महसूस किया जाता था। बक्सर सन 1557 में राजा दलपति सिंह यहाँ के राजा हुए। इस राजवंश के सबसे प्रसिद्ध राजा हुए। कालांतर में रियासत डुमराव राज में विलीन हो गई। बक्सर गंधवार देखो, गंधवरिया लोग स्वयं को परमार राजपूत मिथिला के कर्नाट वंशीय नरेश राजा नानदेव सिंह के वंशज मानते थे। मिथिलाधिपति महाराजा शिव सिंह के ओइनावार वंश के नष्ट होने पर मिथिला में अराजकता फैली। तब परमारों ने दरभंगा जिले के गंधवार, भौर नामक स्थानों में अपने राज्य स्थापित किए। गंधवार में रहने वाले गंधवरिया और भौर में रहने वाले भौरशुरिया कहलाने लगे। गंधवरिया की 3 मुख्य रियासतें थी: सोनबरसा, गंधवरिया की 3 मुख्य रियासतें थीं: सोनबरसा, बरुआई और पंचगछिया। उस समय ये तीनों ही भागलपुर जिले में था। सोनबरसा, बरुआई और पंचगछिया उस समय ये तीनों ही भागलपुर जिले में थी, पर अब ये क्रमशः सहरसा, सुपौल जिले में है। अब ये तीनों। गंधवरिया की छोटी रियासतों में दरभंगा जिले के भगवानपुर का विशेष स्थान था। भगवानपुर ये रियासत शाहबाद जिले के चैनपुर परगने में थी। यहाँ के राजपूत शासक तक्षशिला को अपना आदि निवास स्थान और इतिहास प्रसिद्ध वीर पोरस को अपना पूर्वज मानते थे। देखो, परंतु भारतीय राजाओं के आधुनिक इतिहास के लेखक श्री लोकनाथ घोष के अनुसार इस राज्य के संस्थापक लक्ष्मीमल चंद्रवंशी आज से लगभग 400 वर्ष पहले दिल्ली के निकट सरकारी सकरी नामक स्थान से आकर तत्कालीन शाहबाद जिले के भगवानपुर नामक गांव में बस गए थे। बरारी दरभंगा जिला के निवासी पंडित नारायण ठाकुर तांत्रिक को भागलपुर जिले में जो जागीर मिली थी उसी से बरारी की रियासत कायम हुई थी। तो पंडित नारायण ठाकुर दरभंगा जिला निवासी पंडित नारायण ठाकुर तांत्रिक को भागलपुर जिले में जो जागीर मिली थी उसी से बरारी की रियासत कायम हुई थी। नारायण ठाकुर के वंशजों की 3 शाखाएं थी: दत्त शाखा, मोहन शाखा और नाथ शाखा, जिसमें से मोहन शाखा काफी उन्नति हुई। देव गया जिले के औरंगाबाद जिले की इस रियासत के संस्थापक राजा मान सिंह उदयपुर मेवाड़ के एक राणा के छोटे भाई थे। पहले उसकी राजधानी उमागढ़ थी, बाद में राजधानी देव में लाई गई। बाघी मुजफ्फरपुर से 15 मील दक्षिण में स्थित इस रियासत के अधिपति राय बहादुर श्यामानंदन सहाय थे। अपनी रईसी के लिए विख्यात सहाय साहब बाद में बिहार विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति और फिर सांसद भी हुए। बेतिया इस रियासत के संस्थापक उग्रसेन थे, जिनके पुत्र राज सिंह को मुगल सम्राट अकबर से राजा की उपाधि मिली थी, शिवहर। यह बेतिया राजवंश की एक शाखा थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ के अधिपति को राजा की उपाधि मिली। बदलपुरा इसके विद्यापति अधिपति राय बहादुर रामानुग्रह नारायण सिंह थे। ये रियासत पटना जिले में स्थित थी। बदलपुरा हरिजी की रियासत, ये रियासत आरा में स्थित थी। इसके अधिपति राय बहादुर हरिहर प्रसाद सिंह थे। उसके पिता
इसके पिता दीवान जयप्रकाश लाल डुमराव राजा के दीवान रह चुके थे। सूरसंड, ये रियासत उस समय मुजफ्फरपुर जिले में थी। सूरसंड अभी सीतामढ़ी जिले में है। मिथिला नरेश राजा प्रताप सिंह के समय में इस राज्य की स्थापना हुई थी। पलामू, लगभग 400 वर्ष पहले खरवारों के राजपूत दक्षिण पूर्व पलामू में राज करते थे और उनकी राजधानी औरंगा नदी के किनारे पलामूगढ़ थी। सोनपुर, ये रियासत पलामू जिले में थी। राजवंश के कन्नड़ शाही देव ने जपला और लौजा परगने को दिल्ली के बादशाह से जागीर के रूप में प्राप्त किया था और उन्हें सोनपुर में राजधानी बनाई थी। कुंडे, ये रियासत हजारीबाग जिले में थी। औरंगाबाद ने अपने सेवक राम सिंह को सन 1659 में इसे जागीर के तौर पर दिया था। औरंगजेब ने अपने सेवक राम सिंह को सन 1659 में इसे जागीर के तौर पर दिया था। कुंडे को अन्य रियासतें जैसे उपयुक्त रियासतों के अतिरिक्त बिहार में अन्य कई लगभग 35 छोटी रियासतें भी थीं। इनमें आरा के निर्मल कुमार जैन की रियासत प्रमुख थी। मुजफ्फरपुर के राय बहादुर नारायण महत्ता, राय बहादुर कृष्णदेव नारायण महत्ता और उमाशंकर प्रसाद की रियासतें थीं। मुंगेर नगर में भी कई छोटी छोटी रियासतें थीं। इनमें से राय बहादुर, दिलीप नारायण सिंह, सेठ केदारनाथ गोयनका और राजनीति प्रसाद सिंह की रियासतें अधिक प्रसिद्ध थी। सेठ केदारनाथ, मुंगेर की रियासत में सेठ केदारनाथ गोयनका और राजनीतिक प्रसिद्ध की रियासतें थी। पूर्णिया नगर में राजा पृथ्वीचंद लाल की रियासत प्रसिद्ध थी। इसके अतिरिक्त नगर में एक छोटी रियासत मुस्लिम जमींदार असद रजा की थी। बिहार का संक्षिप्त कालानुक्रम देखो, जैसे 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व ऐतिहासिक काल था, ठीक है ना। 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व ऐतिहासिक काल था। 1000 से 600 ईस्वी जो आर्यों का गंगे क्षेत्र में आगमन था, उत्तर वैदिक काल था। 563 ईसा पूर्व में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 563 से 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जीवन काल हुआ था। 540 से ईस्वी में महावीर का जन्म हुआ था। 540 से 468 ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर का जीवन काल था। 544 से 492 ईसा पूर्व में मगध नरेश बिंबिसार का शासन काल था और मगध के उत्कर्ष का काल था। ये 544 से 492 ईसा पूर्व। 528 ईसा पूर्व जो है बोधगया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 492 से 460 ईसा पूर्व अजातशत्रु का शासनकाल, वैशाली की विजय थी। 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति, राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन। 460 में 444 ईस्वी उदयभद्र उदयन का शासनकाल था। 455 ईसा पूर्व लगभग पाटलिपुत्रा राजधानी बनी। 413 से 344 ईसा पूर्व शिशुनाग वंश का शासनकाल था। 383 ईसा पूर्व वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। 344 से 321 ईसा पूर्व नंद वंश का शासनकाल था। 320 से 185 ईसा पूर्व मौर्य वंश का शासनकाल था। 320 से 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। 315 ईसा पूर्व मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था। 298 से 272 ईसा पूर्व बिंदुसार का शासनकाल था। 272 से 232 ईसा पूर्व अशोक महान का शासनकाल था। 261 में कलिंग युद्ध हुआ था और 185 में पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहद्रथ की हत्या कर हर्यक वंश का अंत और डेमेट्रियस का पाटलिपुत्र पर आक्रमण हुआ था। 185 से 75 ईस्वी शुंग वंश का शासनकाल था। 75 से 27 ईस्वी कण्व वंश का शासनकाल था। उसके 320 से 335 ईस्वी चंद्रगुप्त का शासनकाल था। गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष था। 320 ईस्वी में गुप्त संवत का शुरुआत हुआ। 355 से 380 ईस्वी में समुद्रगुप्त का शासनकाल था और 380 से 412 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासनकाल था। 380 से 412 ईसा पूर्व तक। उसके बाद देखो 405 से 411 ईस्वी चीनी यात्री फाहियान का भ्रमण काल था। 414 से 455 ईस्वी कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 455 से 467 ईस्वी जो थी स्कंदगुप्त का शासनकाल था। गुप्त साम्राज्य पर हुनों का आक्रमण शुरू हुआ था। 455 से 467 ईस्वी। 467 से 494 ईस्वी बुद्धगुप्त का शासनकाल था। गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। 495 से 410 ईस्वी 495 से 510 ईस्वी में भानुगुप्त का शासनकाल था। गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया। 530 में मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक वंश का उत्कर्ष हुआ। 635 में ह्यून-त्सांग की बिहार यात्रा हुई। 635 में 673 में इत्सिंग की बिहार यात्रा हुई। 673 में 750 से 1175 में पाल वंश का शासनकाल था। 750 से 770 ईस्वी में गोपाल का शासनकाल था। ओदंतपुर बिहार की स्थापना हुई थी। 770 से 880 के बीच 810 के बीच धर्मपाल का शासनकाल था। विक्रमशिला बिहार की स्थापना हुई थी। 810 से 855 में देवपाल का शासनकाल था। पालकालीन संस्कृति की प्रगति हुई।
858 से 912 के बीच नारायण पाल का शासनकाल था। 912 से 936 ईस्वी के बीच राज्यपाल का शासनकाल था। 1095 से 1197 के बीच सेन वंश का बिहार में शासन था और 1197-98 में उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का भी युद्ध हुआ। 1180 में इमाम ताज फकी द्वारा मनेर में निवास ग्रहण किया गया। 1197-98 में बख्तियार खिलजी द्वारा लक्ष्मण सेन पराजित बिहार में तुर्क सत्ता स्थापित हुई थी। 1197-98 के बीच 1290 से 1381 के बीच बिहार में सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी का जीवन काल था। 1324 से 25 के बीच गयासुद्दीन तुगलक का उत्तर बिहार में अभियान था। कर्नाट वंश के शासन का अंत हो गया था। 1359-60 में फिरोज शाह का बिहार में अभियान हुआ था। बिहार दक्षिण भाग तुर्कों की सैनिक कार्रवाई हुई थी। 1504 में सिकंदर लोदी का बिहार में अभियान हुआ था। 1528 से 1532 ईस्वी में नोहानियों का बिहार में उत्कर्ष हुआ था। 1529 से घग्गर की लड़ाई में नोहानियों पर बाबर की विजय हुई थी। 1532 में देवरा की लड़ाई में नोहानियों पर हुमायूं की विजय हुई थी। 1536 में सूरजगढ़ की लड़ाई में शेरशाह की विजय हुई थी। 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं पराजित हुआ था और अफगानों का पुनरुत्थान हुआ था। 1540 से 45 के बीच में शेरशाह का शासनकाल था। देखो 1540 से 45 शेरशाह का शासनकाल था। 1541 पर पटना का पुनर्निर्माण प्रांतीय राजधानी के रूप में विकसित किया गया। 1545 में सासाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण हुआ। 1556 और 76 के बीच में बिहार में करानी अफगान का प्रभुत्व था, जिसमें से ताज खान कर्रानी, सुलेमान खान कर्रानी, दाऊद खान कर्रानी था। 1556 से 76 के बीच में 1574-76 के बीच में बिहार में अकबर का अभियान शुरू हुआ था और मुगलों के आधिपत्य की नींव पड़ी थी। 1580 में बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हो गया था। 1585 और 87 में क्या हुआ था कि ब्रिटिश यात्री रॉल्फ फिच का यात्रा काल था। पटना में जमीन खोदकर सोने की खोज करते थे लोग 1585-87 में। देखो 1616 में मनेर में दौलत शाह मक्के मकबरे का निर्माण हुआ था। 1619 में मोहम्मद सादिक का बिहार आगमन हुआ था। 1621 में मुगल प्रांतपति के रूप में शहजादा परवेज की नियुक्ति हुई थी। 1623 में शाहजहां का विद्रोह बिहार पर शाहजहां के अधिकार का प्रयास हुआ था। 1632 में पीटर मुंडी की बिहार में यात्रा हुई थी। 1651 में पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। 1665-66 में फ्रांसीसी यात्री ट्रेवेनियर की बिहार यात्रा हुई थी। 1666 में पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। 1671 में जॉन मार्शल की बिहार यात्रा हुई थी। 1602 में राजकुमार अजीम का सूबेदार के पद पर नियुक्ति हुआ था। पटना का सौंदर्यीकरण और अजीमाबाद नाम रखा गया था 1602 में। 1702 में 1713 में मुगल सम्राट फारूक शेर का बिहार में राज्याभिषेक हुआ था। 1713 में मुगल सम्राट फारूक शेर का बिहार में राज्याभिषेक हुआ था। 1733 में बंगाल के नवाबों का बिहार पर पूर्ण नियंत्रण हो गया था। 1734-40 के बीच अलीवर्दी खान बिहार में नायब और नवाब पद पर कार्यरत था। 1740 से 48 ईस्वी में हैबत जंग बिहार में नायब नवाब पद पर कार्यरत था। 1748 ईस्वी में बिहार में रोहेला सरदारों का विद्रोह हैबत जंग की हत्या हुई थी। 1751 में बिहार पर मराठों का आक्रमण हुआ था। 1757-58 में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का बिहार के जमींदारों राजा राम नारायण नरहट जमींदार कामगार खान टिकारी के राजा सुंदर सिंह भोजपुर के पहलवान सिंह और शीर्ष कड़ुपा के विष्णु सिंह आदि का द्वारा विरोध। मीर जाफर द्वारा अंग्रेजों को बिहार में शोरे के व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया गया। 1759 में मुगल शहजादा अली गौहर का अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में असफल अभियान, बिहार पर पुनः असफल चढ़ाई 1760 में। 1761 में पटना में शाह आलम द्वितीय के नाम से अली गौहर का अंग्रेजों के संरक्षण में विधिवत राज्याभिषेक हुआ। 1764 में क्या हुआ, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की विजय हुई। 1765 में क्या हुआ, शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सुपुर्द कर दी गई। 1759 में क्या हुआ कि बिहार का प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेज निरीक्षक नियुक्त किए गए। 1770 में क्या हुआ कि बिहार परिषद का गठन हुआ। बिहार शासन का संगठित रूप से विकसित। नोनिया आंदोलन 1770 से 1800 ईस्वी। 1772 में पटना में पादरी की हवेली का निर्माण हुआ। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अनुसार बिहार में प्रांतीय सभा का गठन हुआ। 1789 से 1817 के बीच में विभिन्न कृषक आंदोलन, छोटा नागपुर का विद्रोह, तमार विद्रोह आदि हुआ। 1821 में बिहार में वहाबी आंदोलन शुरू हुआ। 1830-31 में कोल विद्रोह हुआ। 1832-33 में भूमिज विद्रोह हुआ। 1855-56 में संताल विद्रोह हुआ। 1857 में देवघर के निकट रोहिणी के सिपाहियों का विद्रोह आरंभ हुआ। 12 जून पटना में पीर अली के नेतृत्व में जन संग्राम। 3 जुलाई को दानापुर आरा में सैनिक विद्रोह और जगदीश्वर बाबू कुंवर सिंह का संघर्ष 25 जुलाई। उसके बाद
1858 में कुंवर सिंह द्वारा अंग्रेजों पर विजय, ली ग्रैंड पराजित 23 अप्रैल को। 1860 में बिहार में मुंडा और उरांव जनजातियों द्वारा सरदारी लड़ाई। 1865 में पटना में वहाबी नेताओं की गिरफ्तारी। 1870 में सरदारी लड़ाई की विफलता के प्रतिक्रिया स्वरूप भागीरथ मांझी के नेतृत्व में संतानों द्वारा प्रारंभ हुआ खेरवार आंदोलन। 1874 में बिहार में भयंकर अकाल पड़ा। 1875 से 1900 के बीच में बिरसा मुंडा का जीवन काल था। 1882 में बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभा की स्थापना हुई। 1884 में जीरादेई सारण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। 3 दिसंबर 1906 में बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा मुजफ्फरपुर में बम कांड हुआ। पटना में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन हुआ। 1911 ईस्वी में बिहार को पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार में घोषणा हुई। 12 दिसंबर 1912 ईस्वी में पटना गोल्फ क्लब की स्थापना। 21 मार्च बिहार प्रांत का औपचारिक गठन। 1 अप्रैल को बंगाल को इस पृथक बिहार से अलग राज्य बनाया गया। देखो, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे। 1912-13 में क्या हुआ था कि बाल्कन युद्ध के क्रम में बिहार में मुसलमानों द्वारा तुर्की की सहानुभूति और समर्थन प्रदर्शित करना। 1913 में सचिंद्र सान्याल द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की शुरुआत की गई। अनुशीलन समिति जो है क्रांतिकारी संगठन समिति थी। 1913-14 में ताना भगत आंदोलन। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ, स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन। 1920 में बिहार असहयोग आंदोलन का आरंभ, मौलाना मजरुल हक द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना। ये सब 1920 में हुआ था। 1921 में महात्मा गांधी द्वारा बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी को। 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन। 1928 में साइमन कमीशन का बिहार में आगमन, राष्ट्रवादियों द्वारा बहिष्कार। 1929 में किसान सभा का गठन। 1930 में बिहार नमक सत्याग्रह प्रारंभ 15 अप्रैल को। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। 1934 में पटना में गांधी जी द्वारा निजी सत्याग्रह करने का आह्वान। 7 अप्रैल बिहार खासकर उत्तरी बिहार में ज़बरदस्त भूकंप। पटना में भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। एक है भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और एक है बिहार सोशलिस्ट पार्टी। अगर बिहार सोशलिस्ट पार्टी है तो इसकी स्थापना 1931 में हुई थी, और अगर भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना है तो 1934 में हुई थी। 1937 में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से विजयी हुई। इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री थे। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस विधानमंडल का गठन 20 जुलाई को हुआ था। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन हुआ था। 1942 में आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय के सामने 11 अगस्त को गोलीकांड हुआ था, जिसमें 7 छात्र शहीद हो गए थे। ठीक है ना। 1942-43 में आज़ाद दस्ते का गठन हुआ था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात डॉक्टर श्री कृष्ण के नेतृत्व में बिहार के प्रथम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। 1955 में क्या हुआ था कि राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर पुरुलिया को बिहार में से निकालकर पश्चिम बंगाल में शामिल कर दिया गया था। 1959 में बिहार में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई। 1961 में आचार्य नलिन विलोचन शर्मा का निधन हो गया था। 1963 में पटना में राजेंद्र स्मारक संग्रहालय की स्थापना हुई थी और शिवपूजन सहाय और संकृत्यायन का निधन हो गया था। 1967 में मधुबनी चित्रकला की प्रथम प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। 1968 में राम वृक्ष बेनीपुरी का निधन हुआ था। 1959 में पटना की खुदाबख्श पुस्तकालय राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित हुई थी। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1970 में। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में हुई थी। 1902 के आसपास हुई थी। 1970 में कहाँ हुई थी। 1972 में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1974 में जयप्रकाश नारायण द्वारा पटना में संपूर्ण क्रांति की घोषणा 5 जून को की गई थी। 1976 में मैथिली अकादमी की स्थापना हुई थी। 1978 में भोजपुरी अकादमी की स्थापना। बिहार राज्य आदिवासी विकास निगम की स्थापना। राज्य में दूरदर्शन केंद्र की मुजफ्फरपुर में स्थापना हुई थी 1978 में। 1979 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण का पटना में निधन हो गया था 8 अक्टूबर को। 1981 में मगही अकादमी की स्थापना हुई थी। 1982 में पटना में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण शुरू हुआ था। 1988 में बिहार में जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई थी। 1990 में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना। पटना दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन किया गया था 13 अक्टूबर को। 1993 में क्या हुआ था, बिहार में समेकित रोजगार योजना प्रारंभ। बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था 1993 में। 1997 में क्या हुआ था, श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और 25 जुलाई को उसके बाद बिहार विधान परिषद जो था वो इंटरनेट से संबद्ध हो गया था 1997 में।
2000 में दक्षिण बिहार के 18 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य का गठन हुआ था। 15 नवंबर भारत संचार निगम लिमिटेड की मोबाइल सेवा वाला देश का प्रथम राज्य बना था। 16 दिसंबर को बिहार भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL लिमिटेड की मोबाइल सेवा वाला प्रथम राज्य बिहार बना था देश का। 2001 में 23 वर्ष के अंतराल के बाद बिहार में पंचायती राज चुनाव आयोजित। जयपुर राजस्थान के बाद देश के दूसरे महिला नियोजन आयोग की स्थापना 18 अगस्त को हुई थी। 2002 में 18 वर्ष के अंतराल के बाद नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव आयोजित हुए थे। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य बिहार बना था 2002 में। 2003 में भारत रत्न से सम्मानित शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी द्वारा बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित हुए थे। उसके बाद 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजग सरकार का गठन हुआ था। 24 नवंबर को राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की बिहार यात्रा हुई थी। 29-30 दिसंबर को और पटना उच्च न्यायालय परिसर में न्याय रथ चलंत न्यायालय की शुरुआत 30 दिसंबर को की गई थी। चलित न्याय रथ की शुरुआत की गई थी। 2006 ईस्वी में क्या हुआ था कि बिहार सरकार का पूरे राज्य में समान रूप से CBSE पैटर्न पर 2006 बिहार सरकार द्वारा पूरे राज्य में समान रूप से CBSE पैटर्न पर पढ़ाई का शुभारंभ हुआ था और मोतिहारी रेलवे स्टेशन का नाम बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन किया गया था। 2006 में ही मोतिहारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन किया गया था। 2007 में क्या हुआ था कि पटना में राष्ट्रपति कलाम ने बिहार के विकास हेतु विजन 2015 के तहत 10 सुझाव पेश किए। बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद भंग किया गया 2007 में। 2008 में भारत नेपाल सीमा के समीप कोसी नदी पर बना तटबंध कुसहा के पास टूट गया था और कोसी की भीषण बाढ़ से उत्तरी बिहार के अनेक जिले लाखों की आबादी बुरी तरह प्रभावित हुई थी और बिहार का ये राष्ट्रीय आपदा देश का घोषित हो गया था। 2009 में क्या हुआ था, पहली बार बिहार सरकार की कैबिनेट की बैठक का बरबीघी बेगूसराय में आयोजन किसी राज्य सरकार गांव में कैबिनेट की बैठक करने का इतिहास रचा गया था। 2010 में बुद्ध स्मृति पार्क और पाटलिपुत्रा करुणा स्तूप का उद्घाटन पटना में 27 मई को किया गया था। राज्य के 3 राजकीय अस्पतालों का जननायक के नाम पर नामकरण हुआ था। चाणक्य विधि विश्वविद्यालय के भवन का उद्घाटन हुआ था जुलाई में। और बिहार विधान सभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में वाली राजग सरकार को 3/4 सीटें मिली। नीतीश द्वारा बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ 26 नवंबर को लिया गया। उसके 2011 में क्या हुआ था कि पटना में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा बिहार विधान परिषद के शताब्दी समारोह में संबोधन और पटना के गांधी मैदान में 3 दिवसीय बिहार दिवस शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूटान यात्रा में लोक सेवा अधिकार कानून लागू हुआ था। राइट टू सर्विस एक्ट हुआ था। KBC के 5वें संस्करण में 5 करोड़ जीतने वाले पहले व्यक्ति बने मोतिहारी के सुशील कुमार 2011 में। थल सेना अध्यक्ष जनरल VK सिंह द्वारा गया में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किया गया था। 2011 में बिहार विधानसभा द्वारा लोकायुक्त विधेयक पास किया गया था 2011 में। 2012 में 8,757 मीटर लंबे कोसी महासेतु का मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया था। और बिहार की स्थापना से 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में राजधानी पटना 3 दिवसीय बिहार दिवस समारोह आयोजित किया गया था। और अवसर पर सत्येंद्र रचित राज्य गीत और M.R. चिश्ती रचित राज्य प्रार्थना को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार करके लोकार्पित किया गया था। और मुख्य नीतीश कुमार पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। और नीतीश कुमार पाकिस्तान के दौरे पर नवंबर में गए थे 2012 में। 2013 में क्या हुआ था कि पटना में बुद्ध स्मृति पार्क स्थित करुणा स्तूप परिसर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ समागम का दलाई लामा की पावक उपस्थिति में आयोजन हुआ था। मॉरिशस के राष्ट्रपति राजकेश्वर पुरियान का अपने पूर्वजों के गांव वाजिदपुर पुनपुन प्रखंड स्थित में आगमन पुनपुन का था विश्व की सबसे ऊंची 74 फीट गांधी जी की प्रतिमा का मुख्यमंत्री द्वारा पटना में गांधी मैदान में अनावरण हुआ था। 2013 में बिहार में जदयू भाजपा साथ का 12 साल पुराना गठबंधन राजग टूट गया था। और सहरसा मानसी रेलमार्ग पर घमरा और स्टेशन के निकट कात्यायनी स्टेशन जलने में 36 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी। राजधानी एक्सप्रेस में आग लगा दी गई थी।
राजगीर में मुख्यमंत्री द्वारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के द्वारा किया गया था। और बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रथम दीक्षांत समारोह में पुरस्कार वितरण हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा और लालू प्रसाद समेत अभियुक्तों को चारा घोटाला में जेल के जुर्माने की सजा और भोजपुरी सिनेमा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सीनियर सोसाइटी द्वारा पटना में प्रेमचंद रंगशाला भोजपुरी फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था। 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ था। देखो 2014 में क्या हुआ था, तो ये लोकसभा चुनाव 2014 में जेडीयू के निराशाजनक प्रदर्शन के उपरांत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा था। जेडीयू नेता जीतन राम मांझी को राज्यपाल BI पाटिल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। नालंदा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम शैक्षणिक सत्र का उद्घाटन विजयदशमी के अवसर पर मची भगदड़ में पटना के गांधी मैदान में 34 लोगों की मृत्यु हो गई थी। दुर्गावती जलाशय परियोजना का उद्घाटन हुआ था। अब उसके बाद बाढ़ में NTPC के थर्मल पावर स्टेशन और मुजफ्फरपुर में कांटी थर्मल पावर स्टेशन का उद्घाटन 2014 में हुआ था। उसके बाद क्या है, 2015 मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जेडीयू से निष्कासित और मांझी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और नीतीश कुमार पुणे चौथी बार मुख्यमंत्री बने और NTPC बाढ़ के दूसरे फेज की दूसरी यूनिट के उत्पादन शुरू हो गया। राजद कांग्रेस के साथ जेडीयू के महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा नीत राजग को करारी मात दी और नेता नीतीश कुमार 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 16 में राज्य में पूर्ण शराबबंदी हुई। GST बिल पारित करने हेतु विधानमंडल के दोनों सदन की एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था और बिल पारित हुआ था। राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शामिल हुए थे और नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। इंदौर राजेंद्र नगर एक्सप्रेस कानपुर के निकट पुखराय में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बिहार में न्यायिक सेवाओं में आरक्षण संबंधी अधिसूचना जारी की गई। 2017 गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती के अवसर पर पटना में गांधी मैदान में सेंट सिटी में आयोजित प्रकाश पर्व के अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की कृति बनाकर उसमें स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब और तख्त के सामने देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं ने माथा टेका था 1 से 5 जनवरी।